नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको भारत का एआई वाला भविष्य दिखाएंगे। दिल्ली में इस हफ्ते ग्लोबल एआई समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज दिल्ली में थे और उन्होंने एआई क्रांति का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एआई का एक नया मंत्र दिया जिसका नाम है मानव। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एआई की क्रांति से भयभीत हैं, लेकिन भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है और आज हम भारत के इसी एआई वाले भाग्य को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम आपको एआई में भारत के नए इनोवेशंस के बारे में बताएंगे। इस समय पूरी दुनिया में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के एक एआई वीडियो पर बहुत चर्चा हो रही है। 15 सेकंड का यह वीडियो किसी असली फिल्म के सीन जैसा है, जहां पर इन दोनों के बीच में एक एक्शन सीन चल रहा है, दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर एआई से ऐसे वीडियोस बनने लगे तो पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आखिर में इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि असीम मुनीर जेल में इमरान खान की हत्या करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान और दुनिया भर में सहानुभूति बढ़ रही है और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर बहुत दबाव में आ गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया में अब यह चर्चा चल रही है कि आंखों के इलाज के लिए इमरान खान को विदेश भेजने पर भी विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन किया। सबसे पहले हम आपको एआई समिट की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें दिखाते हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया की टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियों के 13 शीर्ष अधिकारी और सीईओज शामिल थे और यही बड़ी बड़ी कंपनियां अब पूरी दुनिया के एआई के भविष्य को तय करेंगी। सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, बाईं तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन खड़े हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो आमोदाई भी हैं। ये तस्वीर कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने जिन 4 बड़ी कंपनियों का जिक्र अभी आपके सामने किया, आज के समय में इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की कुल जो कीमत है, बाजार की कीमत, वो है 556 लाख करोड़ रुपए। 556 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं? इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 405 लाख करोड़ रुपए की है, यानी उससे भी ज्यादा कीमत इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की है। दुनिया की ये दिग्गज बड़ी बड़ी टेक और एआई कंपनियां भारत में अगले 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। फिर से आप सुन लीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी और यह निवेश डेटा सेंटर्स को बनाने में और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए यहां पर किया जाएगा। इस एआई समिट में ब्राजील, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, नेदरलैंड्स और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सहित दुनिया भर के 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ ये दोस्ती भी दिखाई दी। अब आप एआई समिट की कुछ शानदार तस्वीरें देखिए। आप यहां जा नहीं पाए होंगे, लेकिन घर बैठे हम आपको उन तस्वीरों के जरिए ये अनुभव जरूर दे सकते हैं।
आज पूरी दुनिया में एआई के सही इस्तेमाल को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के इस ग्लोबल समिट में एआई के इस्तेमाल को लेकर भारत का एक नया मंत्र दुनिया के सामने पेश किया और इसे कहते हैं मानव। यह है मानव विजन। मानव के पहले अक्षर एम का मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी नैतिकता। एआई ऐसा ना हो कि वो समाज को नुकसान पहुंचा दे या गलत फैसले ले ले। यहां पर ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी जवाबदेही। अगर एआई से कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी को लेगा, यह तय होना चाहिए। इसके बाद एन का अर्थ है नेशनल सॉवरेनिटी, यानी राष्ट्रीय अधिकार। जिस देश का डेटा है उसी का एआई पर अधिकार भी होना चाहिए और डेटा पर उसी का अधिकार हो। दूसरा ए बताता है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या अमीर देशों तक सीमित ना रहे, यह सभी के लिए मददगार बने, हर आम आदमी तक एआई पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। वी का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी ये कानूनी हो और भरोसेमंद तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए। कानूनी तरीके से सही हो और भरोसेमंद हो, आप इस पर विश्वास कर सकें कि आपका जो डेटा है वो कभी लीक नहीं होगा। इस पूरे मानव विजन का संदेश है कि एआई का विकास इंसानियत, जिम्मेदारी और सबके हित में होना चाहिए। न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एन नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। आज दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल को लेकर दो प्रकार की सोच है। पहली सोच यह है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जबकि दूसरी सोच यह है कि एआई किसी देश के विकास को बहुत आगे भी बढ़ा सकता है, इंसान की जिंदगी को बहुत आसान कर सकता है। बड़े बड़े देशों में, गरीब देशों में विकास की जो गति है उसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कुछ लोग एआई की क्रांति से भयभीत हैं, लेकिन भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है,
एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। अब आपको एआई इम्पैक्ट समिट की एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बड़ी ट्रेंड कर रही है, दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो 2 राइवल्स को भी एक मंच पर ले आते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में एआई के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक मंच पर ले आया। इसके अलावा उन बड़ी कंपनियों के सीईओज को भी एक मंच पर लाया जिनके बीच भारत और पाकिस्तान जैसी राइवलरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ऐसे लोग भी मंच पर एक साथ तो आ गए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो मंच पर तो थे एक साथ, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है और सैम ऑल्टमैन की बगल में एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदाय खड़े हुए हैं। ये दोनों साथ साथ खड़े हैं और ये दोनों ही दुनिया की बड़ी और अमेरिकी एआई कंपनीज के सीईओज हैं। जब प्रधानमंत्री ने सभी एआई दिग्गजों को अपना हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, उन्हें कहा कि हम सब अपने हाथ उठाते हैं एक साथ, एक दूसरे के हाथ पकड़कर दुनिया में एकता का एक संदेश देते हैं, तो उस दौरान सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदाई ने अपने हाथ नहीं मिलाए। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए, जहां ये दोनों खड़े थे, इन्होंने हाथ ऊपर तो किए। प्रधानमंत्री के साथ तो सैम ऑल्टमैन ने अपना हाथ पकड़ के रखा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ नहीं पकड़ा। तो ये वीडियो अभी आपने देख लिया, इस वीडियो को अभी आप देखते रहिए। ये घटना भले ही देखने में छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। एंथ्रोपिक के सीईओ पहले ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम किया करते थे और उस समय वो रिसर्च विंग के वाइस प्रेसिडेंट थे। और ऐसा माना जाता है कि एआई के इस्तेमाल को लेकर, एआई के भविष्य को लेकर, एआई की सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गए। सैम ऑल्टमैन जैसे कुछ लोग मानते थे कि एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से एआई बेहतर होगा और समाज को जल्दी इसका लाभ मिलेगा, जबकि डारियो जैसे कुछ लोगों की यह राय थी कि एआई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने से पहले उसकी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो सिक्योर रहे, उसमें डेटा कैसे सिक्योर रहेगा, उसकी सिक्योरिटी पर पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी अब आगे कैसे बढ़ना है, ओपन एआई नाम की इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे लेकर 2 वरिष्ठ लोगों के बीच में मतभेद हो गए। और ये मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि डारियो के साथ कई और लोगों ने ओपन एआई नाम की इस कंपनी को छोड़ दिया। फिर वर्ष 2021 में ओपन एआई को छोड़कर निकले इन लोगों ने एंथ्रोपिक नाम की एक और कंपनी की स्थापना की और उनके जो चैटबॉट है, उन्होंने एक और चैटबॉट उसके मुकाबले में, चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना लॉन्च कर दिया। डारियो जो हैं वो अभी एंथ्रोपिक के ही सीईओ हैं और ये जो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है और डारियो दोनों ही अब ओपन एआई को खुली टक्कर दे रहे हैं। ओपन एआई जो कंपनी है ये वर्ष 2015 में बनी थी और आज इस कंपनी की बाजार की कीमत है 45 लाख करोड़ रुपए, जबकि एंथ्रोपिक वर्ष 2021 में बनी और आज इसकी कीमत पहुंच गई है 34 लाख करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 5 वर्षों में एआई कंपनी एंथ्रोपिक अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओपन एआई के बहुत करीब पहुंच गई। आज सिर्फ 20 सेकंड के इस वीडियो ने एआई की दुनिया में चल रहे इस कोल्ड वॉर को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। आज पूरी दुनिया में भारत एआई और टेक्नोलॉजी का
एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। भारत में जब से डिजिटल क्रांति हुई है, लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। आज हमारे देश में 50 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत की इस डिजिटल पावर की आज प्रशंसा की। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के इस डिजिटल ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती हैं, भारत के इस इतने बड़े बाजार का हिस्सा बनना चाहती हैं और भारत में जो क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति, वो इसमें शामिल होना चाहती हैं। और इसीलिए गूगल भी भारत में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा यहाँ निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का अपने भाषण में जिक्र किया। It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Vishakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. इस समय हमारे देश में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ है और इसमें 1/3 से ज्यादा हमारे देश के छात्र हैं, युवा हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक ताकत लोगों के दिमाग में नहीं, बल्कि इन डेटा सेंटर्स में मौजूद होगी। India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and decide what our future is going to look like. And it's important to move quickly. On our current trajectory, we believe we may be only a couple of years away from early versions of true superintelligence. If we are right, by the end of 2028, more of the world's intellectual capacity could reside inside of data centers than outside of them. तो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अभी आपने ओपन एआई के सीईओ को देखा। अब ओपन एआई का जो सबसे बड़ा राइवल है और एक जमाने में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम करने वाले डारियो अमोदोई, जो कि एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एआई के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। On the risks, India is the world's largest democracy and can be a partner and leader in addressing the global security and economic risks of the technology. We'd like to work with India on testing and evaluation of models for safety and security risks in the tradition that was started by many global and national AI security institutes that have been stood up around the world. तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना मानव का जो मंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने आज रखा, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो सीईओज हैं, उन्होंने आज क्या क्या कहा, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आप ये सुनते आए हैं कि एआई लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा, लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना देगा, लेकिन अब एआई की वजह से एक और नई समस्या भी शुरू हो चुकी है। अब हर नया एआई का मॉडल
पुराने एआई को खत्म कर रहा है। एआई अब खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। उसकी समझने की क्षमता और उसकी स्पीड इतनी तेजी से बदल रही है कि पुराना एआई नए एआई के सामने अब टिक नहीं पा रहा। और जिस एआई मॉडल को देखकर लोग 1 महीना पहले तक हैरान होते थे, वो 1 महीने के बाद ही आज पुराना सा लगने लगा है। और एआई के इस बदलाव से हमारे देश की आईटी कंपनियों के शेयरों में पिछले 2 हफ्ते में भारी गिरावट आई है। ज्यादातर आईटी कंपनियों के शेयरों में 10 से 25% तक गिरावट आई है। सिर्फ 8 दिनों में आईटी शेयरों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि एआई की वजह से हमारे देश की जो परंपरागत आईटी कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो की कमाई अरबों डॉलर तक घट सकती है। और ऐसा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर की उन सभी आईटी कंपनियों के साथ होगा जो एआई पर काम नहीं कर रही या नहीं करेंगी। इसीलिए आज एआई में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले टेक्नोलॉजी के बदलावों में वर्षों लग जाया करते थे। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन को घर घर तक पहुंचने में दशकों लगे। लेकिन एआई बिल्कुल अलग है। ये सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में खुद को बेहतर बना रहा है। जो काम इंसान दशकों में सीखते थे, एआई अब कुछ महीनों में सीख रहा है। पहले इंसान एआई की कोडिंग किया करते थे, अब एआई खुद ही अपनी कोडिंग कर रहा है, नए नए टूल्स बना रहा है और अपने मॉडल्स में लगातार सुधार कर रहा है। एआई अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखता, बल्कि वीडियो, म्यूजिक, गेम्स और डिजाइन बना रहा है। फिल्म, कानून, विज्ञान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग अब बढ़ रहा है। एआई की रफ्तार सीधे 1, 2, 3 या 4 जैसी नहीं है, बल्कि ये 2, 4, 8, 16, 32 और फिर शायद सीधे 1600 तक जाएगा। यानी हर नया एआई पुराने से कई गुना ज्यादा आगे निकल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों में कंप्यूटर पर ज्यादातर रूटीन काम करने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उनके अनुसार चाहे आप वकील हों, अकाउंटेंट हों या कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल हों, अगर आपका काम कंप्यूटर के सामने बैठकर होता है तो अगले 1.5 साल में आपके ज्यादातर काम एआई द्वारा ही किए जा सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। इसी तरह से टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि अगले 10 से 20 वर्षों में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे, जैसा चाहे और जो काम चाहें अपनी मर्जी से कर पाएंगे। इसके बाद लोग शौकिया तौर पर काम किया करेंगे। एआई क्रांति से लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिलता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी में खुश नहीं है, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे। आज भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब एआई ये सारे रूटीन काम करने लगेगा तो लोग अपनी मर्जी का प्रोफेशन, अपनी मर्जी का काम चुन पाएंगे। लोग कला, संगीत, समाज सेवा, कुकिंग या कुछ भी, आपका जो भी पैशन है उसे आप पूरा कर पाएंगे। हालांकि आज जब हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो संगीतकार बनना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गायक बनना चाहते होंगे, कुछ लोग कुछ और काम करना चाहते होंगे। लेकिन आज अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो संगीतकार बनना आसान नहीं है। आप अपना खुद का म्यूज़िक क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एआई के आने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर पाएगा। आज जो बातें कल्पना लगती हैं वो कुछ वर्षों में वास्तविकता बन सकती हैं। और हो सकता है कि एआई डॉक्टर से बेहतर इलाज करने लगे, वकील से बेहतर कानून में जाकर, अदालत में जाकर दलील दे सके, शिक्षक से बेहतर आपको पढ़ा दे और इंजीनियर से बेहतर आपके लिए नया डिज़ाइन बना दे। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि शोले से बेहतर फिल्म भी एआई सिर्फ कुछ घंटों में बना देगा, कुछ हजार रुपए की लागत लगाकर। एआई की इस क्रांति से आपको डरने की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से हमारे देश में वर्ष 2027 तक यानी अगले ही साल तक 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसीलिए जो लोग एआई को सीख जाएंगे
उनके लिए रोजगार के नए मौके बहुत ज्यादा होंगे। जैसे एआई को ऑपरेट करने के लिए विशाल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हमारे देश में चाहिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब इन डेटा सेंटर्स को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसके लिए डेटा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह एआई खुद से नहीं सीखता, उसे सिखाना पड़ता है। आज एआई ट्रेनर जैसे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो 5 साल पहले तक मौजूद ही नहीं थे। इसलिए जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं और आपके घर में युवा हैं, छात्र हैं, आपके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि आगे भविष्य के लिए उनको कैसे तैयार करें, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो मौके हैं वो एआई के क्षेत्र में हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, और एक वो जो अपने काम में एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे छूटते चले जाएंगे। आज अगर कोई ये कहे कि करोड़ों अरबों रुपए में बनने वाली तमाम बड़े बड़े बजट की फिल्में अब कुछ हजार रुपए में बनाई जा सकती हैं, तो ये सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी। लेकिन एआई ने इस संभावना को भी हकीकत में बदल दिया है। एआई कैसे भविष्य में बड़े बड़े बदलाव करने वाला है, इसे देखने के लिए अब आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये 15 सेकंड का एक वीडियो है। इसमें हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट एक बिल्डिंग की छत पर एक एक्शन सीन कर रहे हैं। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और यह सीन किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस पूरी सीक्वेंस को एआई की मदद से बनाया गया है, और ये एक वीडियो है। लेकिन देखने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा बेहतर है। इसका जो प्रोडक्शन है, जिस प्रकार से इसे बनाया गया है, उससे आपको ऐसा लगेगा कि ये हॉलीवुड फिल्मों का भी नेक्स्ट लेवल है। और इस वीडियो को एक आयरिश डायरेक्टर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनका नाम है रोएरी रॉबिन्सन। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस एआई वीडियो को चीन की एक कंपनी ने बनाया है। उस कंपनी का नाम है बाइट डांस, और बाइट डांस का एक एआई टूल है जिसका नाम है सी डांस 2.0। तो इसे सी डांस 2.0 ने बनाया है। बाइट डांस वही कंपनी है जिसने टिकटॉक का निर्माण किया था। टिकटॉक को बनाने वाली कंपनी यही है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, ये दुनिया भर में वायरल हो गया। पश्चिमी मीडिया में इसके बारे में न जाने कितने आर्टिकल्स छप चुके हैं, और वहाँ के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस शुरू हो गई है। और अब हॉलीवुड के संगठन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब इस पर आपत्ति जता रहे हैं। मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने कहा है कि ये वीडियो कॉपीराइट कानून का खुला उल्लंघन है, और इसलिए अब वो इस एआई कंपनी के खिलाफ अदालत में जाएंगे। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो इसलिए अदालत में जाने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि कलाकार की पहचान उसकी बौद्धिक संपत्ति होती है। यानी जितने भी ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ये बड़े बड़े चेहरे हैं, ये इनकी जो कॉपीराइट है वो इनके पास है। ये उनकी बौद्धिक संपत्ति है, और इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, एआई नहीं कर सकता। और इस प्रकार के इस्तेमाल से ऐसे ब्रांड्स की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का जो चेहरा होता है, उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी एआई के जरिए किसी बहुत बड़े कलाकार, किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की कोई फिल्म बना सकता है, तो फिर इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर, एक्टर्स पर करोड़ों रुपया कौन खर्च करेगा? लोग एआई से ही इनकी फिल्में बना लेंगे। अगर पुराने ज़माने या परंपरागत तरीके से फिल्म बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और इसमें कई महीनों या कई बार तो कई वर्षों का समय लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और ये काम एआई शायद एक दिन में कर देगा। बड़ी फिल्मों को बनाने में स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर्स, उनकी लाइटिंग टीम होती है, एडिटिंग टीम होती है, सेट डिज़ाइनर सेट बनाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। सैकड़ों लोगों की टीम मिलकर एक फिल्म बनाती है। अब इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया, टॉम क्रूज आपको दिखाई दिए थे। टॉम क्रूज की जो आखिरी 2 फिल्में हैं, उनका बजट देखिए।
वर्ष 2025 में मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग जो उनकी रिलीज हुई थी उसका बजट 3600 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2023 में मिशन इम्पॉसिबल द डेड रेकनिंग पार्ट 1 आई थी और इस फिल्म का बजट लगभग 2600 करोड़ रुपए था। ब्रैड पिट की जो लास्ट फिल्म आई थी 2025 में जिसका नाम था F1, इसे बनाने पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसी प्रकार से वर्ष 2024 में रिलीज हुई वुल्फ्स का बजट 1800 करोड़ रुपए था। लेकिन अब एआई की मदद से कहानियां, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, एक्शन सब कुछ तैयार किया जा सकता है। टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल से कोई भी सीन बनाया जा सकता है। यानी आप टेक्स्ट लिखिए, एआई को दीजिए और एआई उसे आपको पिक्चराइज करके दे देगा। रेगिस्तान, अंतरिक्ष, युद्ध का मैदान, समुद्र के नीचे जैसा कोई भी सीन असली लोकेशन की तरह एआई की मदद से शूट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के इस वीडियो में ऐसे ही सीन दिखाए गए हैं। इसी तरह एआई से किसी एक्टर का एक डिजिटल क्लोन भी तैयार किया जा सकता है। उसकी आवाज़, उसके हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। यानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री अब इस एआई पर, सॉफ्टवेयर पर आधारित हो सकती है। इस वीडियो के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है या डिजिटल पहचान की चोरी है? इसे आप क्या कहेंगे? इसीलिए अब एआई के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाने की जरूरत है और इसकी शुरुआत भारत में हो रहे एआई समिट से की जा सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 73 वर्ष के इमरान खान का यह पोस्टर देखिए। इस पर लिखा है कि अगर इमरान खान की हत्या होती है तो इसके लिए असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे। और इस पोस्टर को आज इमरान खान की ही पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने जारी किया है। जरा आप देखिए। ये वो पोस्टर है जो कहता है टेल द पीपल असीम मुनीर विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे आर गोइंग टू किल मी, ऐसा इमरान खान की पार्टी कह रही है। आज इमरान खान की बहन ने भी यह दावा किया है कि खुद इमरान खान ने उनसे यह कहा कि असीम मुनीर जेल के अंदर ही उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं और इसमें असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे? कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसे इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। मगर तब भी मैंने उनको जेल में सुन रहे हो, आपको पता है जेल में ये सारे कर्नल आसिम मुनीर भी डायरेक्ट सुन रहे, सारे सुन रहे होते हैं पुलिस वाले। उनके सामने मैंने कहा इन्होंने सोचा भी आपके किसी को हम इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। खान इनका ख्याल नहीं करेंगे। ये धमकियां आज आसिम नकवी हमें दे रहे, धमकियां मोहसिन नकवी हमें धमकियां दे रहे, दे मार देगा ना। आपको याद होगा कुछ समय पहले इमरान खान की पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार जेल में ही इमरान को फांसी दे सकती है और अब उनका परिवार ये कह रहा है कि अब जेल में इमरान खान की हत्या की साजिश रची जा रही है। लेकिन आज पाकिस्तान सरकार ने भी एक बड़ा दावा किया है और वो ये कि इमरान खान के साथ 2 बार समझौता करने की कोशिशें की गई लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की सरकार ने ये नहीं बताया कि वो इमरान खान के साथ किस प्रकार का समझौता करना चाहती है, क्या बात करने के लिए गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी ऑफर इमरान खान को दिया जा रहा है, इमरान खान उसे स्वीकार नहीं कर रहे और इमरान खान इस सरकार के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप देखें इमरान खान का पूरा करियर, उनकी पूरी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो इमरान खान शुरू से ही एक फाइटर की तरह रहे हैं। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो फाइटर की तरह फ्रंट से लीड करते थे, हारना उन्होंने कभी सीखा नहीं। और जब राजनीति में भी आए हैं तब भी वो एक फाइटर की तरह ही असीम मुनीर और इस सरकार से लड़ रहे हैं, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या ये समझौता बेहतर इलाज के लिए है
या फिर इसके पीछे कोई और ऑफर इमरान खान को दिया गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया में इमरान खान को लेकर दो प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। पहला ये कि इमरान खान को जेल से बाहर किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है जहां उसका इलाज कराया जाएगा, और दूसरा दावा यह है कि इमरान खान को उनकी आंखों के इलाज के लिए अब विदेश भेजने पर विचार चल रहा है। इस समय शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को लेकर बहुत दबाव में है और इसकी भी कई वजहें हैं। पाकिस्तान की जनता में इमरान खान को लेकर सहानुभूति बढ़ रही है, जिससे वहां की सेना और सरकार दोनों ही परेशान है। इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी रिहाई के लिए इमरान खान रिलीज फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ये एक अलग फोर्स उन्होंने बना दी है और ये फोर्स इमरान खान को जेल से रिहा कराने के लिए संघर्ष करेगी। हालांकि वो कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे, लेकिन एक अलग फोर्स उन्होंने बना दी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि कैसे इमरान खान को जेल से बाहर लाया जाए। इमरान खान पिछले लगभग 30 महीनों से पाकिस्तान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान का क्या किया जाए, इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जाए। क्या उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना सही रहेगा, या फिर पाकिस्तान के ही किसी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया जाए, या फिर उन्हें पहले की तरह जेल में ऐसे ही रखा जाए और किसी को भी उनसे मिलने ना दिया जाए। ये जो फैसला है ये उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। इससे पहले पाकिस्तान के कई नेता जेल में रहते हुए या तो देश छोड़ने पर या फिर देश छोड़ने पर पाबंदी के बावजूद अपना इलाज कराने के नाम पर विदेश जा चुके हैं। ये पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है और पाकिस्तान की राजनीति का जो इतिहास है ये बड़ा खूनी इतिहास है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो जनरल जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो, या उसके बाद नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, कहानी लगभग एक जैसी ही है। आप याद कीजिए, वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी बीमारी के इलाज के लिए ऐसे ही जेल से लंदन चले गए थे, और वर्ष 2016 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ अपना इलाज कराने के लिए दुबई चले गए थे, जबकि उस समय परवेज मुशर्रफ के देश छोड़ने पर पाबंदी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान भी इलाज का बहाना बनाकर विदेश भाग जाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की राजनीति में यही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल होता रहा है। और अगर इमरान खान को भी बचना है, अपनी जान बचानी है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल से कैसे निकलें। और जेल से निकलने का एक ही रास्ता है कि इलाज के नाम पर या फिर पाकिस्तानी सरकार के साथ कोई समझौता करके वो देश से बाहर चले जाए। समय का चक्र देखिए, वर्ष 2019 में जब इमरान खान खुद प्रधानमंत्री थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सबसे बड़े राइवल नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ था। नवाज शरीफ उस समय जेल में सजा काट रहे थे। बिल्कुल इसी प्रकार से उनके भी बहुत गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आई थी। तब यह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ इतने ज्यादा बीमार हैं कि अगर उन्हें सही इलाज नहीं मिला तो वो बचेंगे नहीं, उनकी मौत निश्चित है और सही इलाज पाकिस्तान में उन्हें मिलेगा नहीं, इसके लिए उन्हें विदेश भेजना पड़ेगा। और इसके बाद नवाज शरीफ को लंदन में जाकर अपना इलाज कराने की इजाज़त दे दी गई और दोबारा वो लौटकर तभी आए जब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अपनी जेल की सज़ा के बीच में ही, उस सज़ा को बीच में ही छोड़कर लंदन चले गए। और दिलचस्प बात यह है कि वो लंदन जाते ही बिल्कुल ठीक भी हो गए और इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने तक वो कभी भी पाकिस्तान लौट कर नहीं आए। एक बार इलाज कराने के नाम पर लंदन गए और दोबारा नहीं लौटे। इसके बाद नवाज शरीफ तभी वापस आए जब इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे, पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी डील हो चुकी थी और वो ये जानते थे कि अब मैं दोबारा जब वापस आकर चुनाव लड़ूंगा तो जीत उनकी पार्टी की होगी और सरकार उनकी पार्टी की बनेगी। और इमरान खान की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती शायद यही है कि उन्होंने उस समय नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया, नवाज शरीफ को उन्होंने रोक कर नहीं रखा। उसके बाद नवाज शरीफ लंदन गए, उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार किया पूरे धैर्य के साथ और जब स्थितियां ठीक हुई तब वो वापस पाकिस्तान लौटे। इमरान खान सत्ता से हटे
नवाज शरीफ की पार्टी चुनाव जीती, उनके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए और फिर उन्होंने इमरान खान के साथ वही किया जो इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया था, यानी उन्हें जेल में डाल दिया। और इस बार तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और असीम मुनीर तीनों मिलकर एक हो गए और असीम मुनीर भी इमरान खान से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे और यही कारण है कि इमरान खान आज इस स्थिति में है। अब जेल से निकलने के दो ही तरीके हैं। एक, इमरान खान इस मौजूदा सरकार से कोई डील कर लें, जैसे कि पहले के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने किया था कि आपको एक बार हम जाने देंगे, इसके बाद आप दोबारा पाकिस्तान लौटकर मत आना और दोबारा चुनाव भी न लड़ना, ये एक शर्त हो सकती है। दूसरा यह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होता है। कई बड़े देश, अमेरिका जैसे देश या यूएई जैसे देश, सऊदी जैसे देश बीच में कोई मध्यस्थता करा दें, जो कि पहले भी हो चुका है, और वो इस मौजूदा सरकार के साथ कोई डील कर लें कि वो इमरान खान को सही सलामत देश छोड़कर जाने दें और फिर कोई और देश इमरान खान को अपने यहाँ शरण दे दे। ये भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि ये समझौता कैसे होगा, ये डील कैसे होगी और क्या इमरान खान इस सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ी दिलचस्प रहेगी ये बात। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। इमरान खान के बचाव में कैसे उनके पूर्व प्रतिद्वंदी खिलाड़ी आ गए हैं, ये आज की सबसे खास खबर है जो आपको पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये तो बताएगी ही, लेकिन जीवन की कुछ सच्चाइयां भी आपके सामने रखेगी। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वहां के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान की वर्ल्ड 11 टीम अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है। पाकिस्तान को वर्ष 1992 में वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले, वर्ल्ड कप जितवाने वाले 73 वर्ष के पूर्व कप्तान इमरान खान पिछले 30 महीनों से जेल में बंद हैं और अब जो नई खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इमरान खान की आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे जा रही है। ये सारी खबरें पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं और इन खबरों को पढ़ने के बाद अब 5 देशों के क्रिकेट के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इमरान खान की हालत पर चिंता जताई है और उनका तुरंत इलाज कराने की मांग की है। और इन 14 कप्तानों में सुनील गावस्कर और कपिल देव भारत से हैं, वेस्ट इंडीज के सर क्लाइव लॉयड हैं, ऑस्ट्रेलिया से एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ग्रेग चैपल और इयान चैपल जैसे कप्तान हैं, इंग्लैंड के डेविड गावर और नसीर हुसैन हैं और न्यूजीलैंड के जॉन राइट जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी ज़माने में अपनी टीम के कप्तान रह चुके हैं। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो अब इमरान खान को लेकर चिंतित हैं। इस चिट्ठी में इन सारे कप्तानों ने लिखा है कि इमरान खान का क्रिकेट में योगदान क्रिकेट जगत में सर्वमान्य है। कप्तान के रूप में उन्होंने पाकिस्तान को वर्ष 1992 के वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी और ये जीत कौशल, आत्मविश्वास, नेतृत्व और खेल भावना पर आधारित थी, जिसने सीमाओं के पार कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। हम में से कई लोगों ने उनके खिलाफ क्रिकेट खेला है, उनके साथ मैदान साझा किया है और उनकी ऑलराउंड प्रतिभा, करिश्मा और प्रतिस्पर्धी भावना को आदर्श मानते हुए हम सब भी बड़े हुए हैं। आज हम आपके लिए इमरान खान की शानदार बॉलिंग का एक 39 साल पुराना वीडियो निकाल कर लाए हैं, जब इमरान खान गुजरात के अहमदाबाद में भारत के खिलाफ मार्च 1987 में टेस्ट मैच खेल रहे थे। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। Nicely played, a very authentic cover drive, but straight to nicely played.
A very authentic cover drive. आज एक झलक हमने आपको इमरान खान की ये दिखाई है जब वो क्रिकेट में अपने करियर के चरम पर थे और दुनिया भर के बैट्समैन उनकी बॉलिंग से डरते थे। दुनिया भर के कप्तान उनके जैसे कप्तान बनना चाहते थे, उनके जैसा लीडर बनना चाहते थे। और उस समय इमरान खान को बेहतरीन ऑलराउंडर ही नहीं बल्कि बेहतरीन कप्तान माना जाता था। और वो आज भी क्रिकेट के इतिहास के महानतम ऑलराउंडर्स और कप्तानों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें खिलाड़ियों, उनके फैंस और तमाम लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और वो पाकिस्तान की जनता द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री भी हैं और उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में देश का नेतृत्व किया है। ये सारी बातें इन खिलाड़ियों ने अपनी उस चिट्ठी में लिखी हैं। इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सरकार से 3 बड़ी मांगें रखी हैं। पहला, इमरान खान और उनकी पसंद के योग्य डॉक्टरों से तुरंत उनका इलाज कराया जाए। दूसरा, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सम्मानजनक और मानवीय हालात में जेल में रखा जाए, जिसमें परिवार से नियमित मुलाकात शामिल हो। और तीसरा, इमरान खान को बिना किसी रुकावट के निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए, यानी लीगल असिस्टेंस भी उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो अपने वकीलों से लगातार मिल सकें, अपना केस ठीक से लड़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चिट्ठी लिखने वाले इन 14 दिग्गज खिलाड़ियों में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है। और जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन सभी पूर्व कप्तानों का मानना है कि क्रिकेट अलग अलग देशों के बीच एक सेतु की तरह काम करता है और क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा मैच खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जो राइवलरी होती है मैदान पर वो मैच खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाती है और उसके बाद खिलाड़ियों में आपसी सम्मान की भावना बनी रहती है। इन 14 पूर्व कप्तानों की ये चिट्ठी खेल भावना की सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत बार हम खेल में अपने प्रतिद्वंदी को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खिलाड़ी नहीं होंगे, लेकिन आपके जीवन में भी आपका कोई ना कोई प्रतिद्वंदी जरूर होगा जो आपका प्रोफेशनल राइवल होगा, जिससे आपका कंपटीशन चलता होगा। जब हम स्कूल में थे तो किसी न किसी से हमारा कंपटीशन चलता था। जब कॉलेज में थे तब भी हमारे प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, हमारी क्लास में, हमारे कॉलेज में। जब हम काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पर भी आपके प्रतिद्वंदी होते हैं। आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं और फिर हम इन्हीं प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। जीवन भर उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी नाकामयाबी की कामना करते हैं और जब वो प्रतिद्वंदी कभी हार जाता है, चाहे वो मैच हारे या जीवन में कोई मैच हारे, तो हम कई बार तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ। लेकिन ऐसा करना खेल भावना के विपरीत है। खेल भावना ये कहती है कि आप अपने विरोधियों और उनकी उपलब्धियों का भी सम्मान करें और यही क्रिकेट ब्रदरहुड है। क्रिकेट को वैसे भी जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है क्योंकि इसमें नफरत नहीं, आपसी सम्मान सिखाया जाता है लोगों को। आज भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से भी इमरान खान को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान एक महान खिलाड़ी हैं और उन्हें वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिसके वो हकदार हैं। Imran Khan is a legend of Pakistan cricket. Politics एक जगह है, but he's actually got Pakistan cricket to the world map in the 1991 World Cup. Imran, Wasim, Waqar. So I'm sure he needs a lot more respect. But politics is different. When you enter politics, you go through a lot of things. So I'm जानी ना what it is, but I wish him well. I wish he recovers. I wish they look after him and give him the due respect as a Pakistan captain and a Pakistan Prime Minister. अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। क्रिकेट के इन दिग्गज खिलाड़ियों की इमरान खान के लिए चिंता बहुत जायज है। वैसे तो भारत के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से, वहां के शासकों से
वहाँ के डिक्टेटर से, वहाँ के आर्मी जनरल से नफरत ही की है, क्योंकि पाकिस्तान के इन नेताओं ने, इन सेनापतियों ने, इन आर्मी जनरल्स ने भारत का बहुत नुकसान किया है, हमारा बहुत खून बहाया है। लेकिन पाकिस्तान का एक शख्स ऐसा भी है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तब भी, और जब वो क्रिकेट खेलता था तब भी भारत के लोगों ने कभी उससे नफरत नहीं की, और वो शख्स है इमरान खान। आज इमरान खान को चाहने वाले लोग भारत में भी उतने ही हैं जितने पाकिस्तान में होंगे या दुनिया में कहीं और होंगे। इमरान खान ने एक खिलाड़ी के तौर पर भारत को न जाने कितनी बार हराया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कभी भारत के लिए अच्छी बातें नहीं की, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते थे, ये दो दुश्मन देश हैं। लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है कि लोग उनसे कभी दिल से नफरत नहीं करते। और आज भी इमरान खान की क्रिकेट की उपलब्धियों की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से दुनिया भर के लोग उन्हें पाकिस्तान की छवि से अलग करके देखते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि बहुत नेगेटिव है, इसके बावजूद इमरान खान को पाकिस्तान से अलग करके ही देखा जाता है। और पाकिस्तान की राजनीति में भी इमरान खान के लिए यही कहा जाता था कि वो एक आउटसाइडर है जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक ग्लोबल क्रिकेट आइकन है, और उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। और इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने अपना पहला और एकमात्र वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 25 मार्च 1992 को जीता था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को 22 रन से हराकर ये वर्ल्ड कप जीता था। और इस फाइनल मैच में इमरान खान का योगदान सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं था, उन्होंने 72 रन बनाए थे। और इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से गिने जाते हैं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। इमरान खान ने जब वर्ष 1971 में अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू किया और वर्ष 1992 तक, यानी लगभग 21 साल तक उन्होंने क्रिकेट खेला। तेज गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी में माहिर इमरान खान ने टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट लिए और 3807 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने 182 विकेट लिए और 3709 रन बनाए। क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि इमरान खान के नाम है, जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में दर्ज है। 1980 के दशक में वर्ल्ड क्रिकेट पर वेस्टइंडीज की टीम बुरी तरीके से हावी थी। कहा जाता था कि वेस्टइंडीज की टीम को हराया नहीं जा सकता। तब इमरान खान की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने तीन टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी उसे ड्रॉ करवाया था, और पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज की टीम हरा नहीं पाई थी। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे